नमस्कार दोस्तों, मैं हरी शिफाल एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ अपने आज के ब्लॉग में। और आज ये हम सभी आए हैं चिड़िया मेला में, काफल होमस्टे से आपको आइए मिलाते हैं। काफल होमस्टे एक तरह का मैन मेड फॉरेस्ट है, इको पार्क है, जहाँ विभिन्न प्रजातियों की पक्षियाँ बिल्कुल करीब से देखी जा सकती हैं। एक तरह से ये बर्ड्स का शेल्टर जोन भी है। तो 3 दिवसीय बर्ड फेस्टिवल के रूप में तरुण मेहरा जी, राजू मेहरा जी के द्वारा एक बहुत खूबसूरत प्रयास किया गया। और इस फील्ड से जुड़े हुए बहुत सारे विशेषज्ञों का मार्गदर्शन हमको मिला। और तरह तरह की हमारी जो लोकल बर्ड्स हैं, स्थानीय पक्षियाँ हैं, इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इनके लोकल नेम्स क्या हैं, साइंटिफिक नेम्स क्या हैं, इनका भोजन क्या है, या फिर किस किस पर्टिकुलर सीज़न में ये माइग्रेट होकर आती हैं, और किस तरह की इनकी मेटिंग बिहेवियर होती है, किस तरह से सोशल बिहेवियर होती है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ों को लेकर पक्षी मेला का आयोजन किया गया है, जो कि पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य को लेकर एक बहुत अच्छी पहल है काफल होमस्टे के द्वारा। सौभाग्य से हमको भी इस इवेंट में सहयोग करने का अवसर प्राप्त हुआ और बहुत कुछ सीखने का भी अवसर प्राप्त हुआ। तो आइए देखते हैं। काफल होमस्टे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मैन मेड फॉरेस्ट का ही नहीं, बल्कि एक आइडियल इकोसिस्टम का, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पेड़ पौधों के साथ साथ बर्ड्स और बहुत सारे वाइल्ड स्पेसीज़ के छोटे एनिमल्स रहते हैं। और बहुत अच्छे ढंग से तरुण मेहरा जी, राजू मेहरा जी ने इसको संजो कर रखा है। प्रकृति के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है बर्ड फेस्टिवल। बर्ड फेस्टिवल के दौरान तरुण जी के भाई राजू मेहरा जी ने नन्हे मुन्ने बच्चों को तरह तरह की पक्षियों की प्रजातियों के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में और बहुत ही अच्छे ढंग से उनकी कैटेगरीज़ को बताया। टेम्प्ररी और परमानेंट जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, और स्पेशली जो अलग अलग पर्टिकुलर सीजन्स में आती हैं और आसपास हम लोग देख सकते हैं। तो बच्चों के अंदर भी क्यूरियोसिटी डेवलप हो, आने वाले समय में नेचर गाइड के रूप में काम करना, कम से कम पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ बच्चे जुड़े, इसी आशय के साथ ये बर्ड फेस्टिवल किया गया है। ये झाड़ी जंगल जो दिख रहा है आपको छोटा सा, ये डेवलप हुआ है इसकी वजह से, इसको देखा होगा। ठीक है, तो ये 2010-11 के आसपास से एक फैमिली थी, हमने तो उनके नाम भी रखे हुए थे। तो इसकी जनरेशन चल रही है अभी। अब तो खैर टाइम बहुत हो चुका है, कितना गर्ल्स जंगली मुर्गी देखे हैं, अभी आपको कहीं भी दिखाई देगी। लेकिन जंगल में चलने के कुछ नियम हैं, कुछ लैंग्वेजेज होती हैं, कुछ बॉडी लैंग्वेज होती है और कुछ एटिकेट्स होती है, वो हमें फॉलो करने पड़ेंगे। एग्रीगेशन नहीं करना है, सोशल डिस्टेंस करना है। एक बॉडी टेम्परेचर क्या रहता है ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री से। आप लोग कितने हैं? 8 इंटू 30 करो तो कितना हुआ? लगभग 250-300 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जनरेट होगा ना अगर हम ड्रिल करेंगे। क्या इफेक्ट पड़ेगा? पानी की बोतल होगी तो बीपी कितना होता है पानी का? इवन फिश बड़ी जो बर्ड है इसमें भी देखो, तो ये क्या करते हैं, तुम्हारे सामने में होंगी, अगल बगल ही होंगी, लेकिन चूंकि हम स्टेबल नहीं है, स्थिर नहीं है, वो तो स्टेबल है, वो आपको बराबर वॉच कर रहा है। ठीक है, उसे लगेगा एक डिस्टेंस के बाद में कि यार अब मुझे भाग जाना चाहिए, डिसेटल हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा था या नहीं था वहाँ पे, आप उसको फिर स्पॉट नहीं कर पाओगे। कंडीशन क्या है? साइलेंसिंग,
स्टेपिंग मेन फोकस पैरों का भी ध्यान देना है। और अभी कुछ बच्चे कुछ फल और निकाल रहे थे, मन निकालो, ये पक्षी त्योहार है आज के दिन में, कम से कम 3 दिन में हमने कोई फल नहीं निकालना है उनके लिए बेटा, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कि अगर किसी को पर्टिकुलर किसी इनमें से किसी पर्टिकुलर पक्षी से दोस्ती करना है तो उसको इनविटेशन कैसे देगा घर पे, ठीक है। किसी पर्टिकुलर, इसके बाद हमारी बटरफ्लाई की होने वाली, तो किसी पर्टिकुलर बटरफ्लाई से आप दोस्ती करना है तो वो कैसे आपके घर पे आए। हजारों तितलियां हैं, उनमें से किसी बच्चे को पसंद होगी, है ना। अब वो चाहेगा बच्चा कि मैं अपने घर पे मैं उसको इन्वाइट करूँ, इन्विटेशन करूँ, तो कैसे आएगी इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, बर्ड्स के बारे में, ठीक है। तो हमारी कुछ बातचीत हो गई। अब हमने करना क्या है, डायरी और जाऊँगा ये बेटा इधर बोला मैंने, आप बताओ कितने स्पैरोज हैं, नहीं देखा है स्पैरो तुम्हारी साइड कहीं और जा रही है बेटा, स्पैरो यहाँ इस साइड है नहीं, तुम बताओ पीछे उधर 2 स्पैरोज है, टोटल 2 है आपका। बॉयज में ये बताएगा कितने, चेक अगेन, रॉन्ग आंसर, तुम 5, वेरी गुड। अब मैं बताऊंगा नहीं बेटा, ना तुम बताओगे, दिस इज द ओवरऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन, आपका अपना मेहनत है बेटा, हम बताएंगे तो क्या फायदा, क्यों सर लाठी देके हम नहीं कराते हैं, धक्का देके नहीं कराते हैं, खुद करो, यही क्लास में होना अभी, समझ गए, बताना मत बिल्कुल। 5 वहाँ पे हैं, उन 5 में से ना 2 मेल है और 3 फीमेल है, 3 फीमेल में एक घरेलू है एक जंगली है, सिर्फ 2 काइंड्स, 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। हम जितने भी देख लेते हैं उनमें से केवल 2 प्रकार की हैं, हाउस स्पैरो खत्म हो गई हैं। अब हम बाद में बात करेंगे इसके बारे में। अगर मैं सन बर्ड को इनवाइट करना चाहता हूँ या फिर पैरट को इनवाइट करना चाहता हूँ घर पे, या फिर किसी भी पक्षी को मैं इनवाइट करना घर पे करना चाहता हूँ, तो कैसे करूँगा, रुक जाओ यार, बोलना नहीं है, बस हाथ खड़े कर लो। मैं हाँ एक और कोई बेटा अनुमान भी बता सकते हैं कैसे इन्विटेशन दोगे। अगर आपका बर्थडे है, आप लिस्टिंग करते हो, फिर दूसरे दिन कॉल करते हो, बच्चों को ऐसे इन्वाइट करते हो ना, इसको तो नहीं कर पाओगे, इसका तरीका कुछ अलग होगा, आएगी जरूर। लेकिन किसको इन्वाइट करना चाहते हो जोशी, पहले बताओ, और पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बताना। दिस इज ऑल अबाउट बर्ड नॉट बटरफ्लाई, ठीक है। अभी हम बात करेंगे बटरफ्लाई की, बात करेंगे अगली वर्कशॉप हमारी बटरफ्लाई पर होने वाली। बर्ड है ना, कौन सी बर्ड है, पैरट के लिए करोगे, तो ये पैरट को इनविटेशन देना चाह रहे हैं, और देखते हैं क्या बताते हैं, बताओ। इसकी फेवरेट चीज़ हमें पता होना चाहिए, तब तो लगाएंगे, क्या होगा, चिली में ये थोड़ा सा ये किसी कहीं फोक टेल में कहानी के इसके अंदर आ गई थी, लेकिन चिली नहीं है इसका। हाँ हाँ, ये फ्रूट्स बहुत पसंद करती है, हाँ हाँ, कई फ्रूट्स करती हैं, तो आपको इसके कुछ फ्रूट्स लगाने होंगे। एक और टिपिकल जैसी बर्ड होती है, हम यहाँ की बर्ड की बात करते हैं, तो ये तो माइग्रेटरी बर्ड आती है, और भी आती है। कोई दूसरा कोई एग्जाम्पल बताना चाहेगा? हाँ हाँ, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है बेटा, बहुत ही कॉमन है, इससे बच्चे समझ जाएंगे, टेक्निकल मत जाओ, बेसिक से करते हैं। तो हिमालयन बुलबुल बोला इन्होंने, इसका पहाड़ी नाम बता दें, तभी समझ जाएंगे बच्चे। देखो अभी अभी ना केवल गर्दन घुमाए, जिसको दिखेगा दिखेगा, अदरवाइज पोजीशन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मेरे सामने देखो एक पक्षी बैठी हुई है, आगे ऊपर पीछे, तो इसका नाम बताना बेटा, पोजीशन चेंज मत करो बेटा, जिसको दिख रहा है ठीक है, अदरवाइज में तो दिक्कत है। डब कौन सी डब है बेटा? हाँ तुम आ जाओ, तुम आ जाओ बेटा, यहाँ पे आ जाओ, सीनियर्स में से भी कोशिश कर सकते हैं। जंगली मुर्गी, वन मुर्गी भी बोलते हैं, या और भी कहीं अलग अलग गाँव में अलग चीज़ें बोलते हैं। हम कुकुड़ भी बोलते हैं, हमारे गाँव में कुकुड़ बोलते हैं, ठीक है, कुकुड़ ऐसे बोलते हैं। तो अलग अलग लोकेशन पर अलग चीज़ें बोलते हैं, तो इससे क्या होता है ना, पता चल जाती हैं चीज़ें वास्तव में है क्या, प्रूफ हो जाता है हाँ यही है। बीच भी इनके अंदर भी पता है, फैमिली के अंदर, दूसरी फैमिली के अंदर में इनके बीच रिलेशन बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह से है। ये भी दोस्ती करते हैं, दुश्मनी करते हैं, प्यार करते हैं, और लड़ाई भी करते हैं,
सभी कुछ करते हैं, बिल्कुल आदमी की तरह का ही है। इवन एक स्टोरी अभी मैं आप लोगों को नहीं सुना पाऊंगा, थोड़ा सा किसी को हो तो बताओ यार प्लीज। नेचर के रूल हमेशा काम करते हैं। क्लास में बैठो या फिर कहीं बैठो, कुछ भी कर रहे हो जिंदगी में, 2 रूल काम करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने बोले थे, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट लॉ। जो फिट है सरवाइव करेगा। बेटा आप अगर पूरा इंटीग्रल जो एजुकेशन के अंदर में आता है ना, एक जो डेवलपमेंट या फिर जो हेल्थ बोलते हैं, हेल्दी बॉडी सोल माइंड में होते हैं, वो सब ठीक ठाक है तो आप सर्वाइव करोगे किसी फील्ड में। दूसरा नेम क्या है? लॉ ऑफ नेचर सिलेक्शन। अब क्लासरूम के अंदर में हम लोग काफ़ी शोरगुल कर रहे हैं, बच्चे वो टीचर कुछ चल रहा है, कोई प्रोग्राम चल रहा है ऑब्जर्वेशन, कुछ बच्चे लगे हैं ऑब्जर्वेशन करने में, कुछ बच्चे अपने सोचने में लगे हैं। नेचर है, प्रकृति है, तो वो सिलेक्शन हो रहा है। 10 में 10 कोई ले रहा है, कोई जो है 10 में 0 आ जा रहा है। सिलेक्शन हो गया ना। कोई टीचर जाके ना भेदभाव नहीं कर रहा है, माँ बाप सब वही कर रहे हैं, बराबर वही इफर्ट कर रहे हैं, माँ बाप भी कर रहे हैं, टीचर अपनी पूरी कॉम में या दूसरी एक टीम है उसके बीच में कम्युनिकेशन करते हैं कई तरह से। फाइट होता है लास्ट, उससे पहले वास्ट होते हैं, ये बोलते हैं। और बोलने से पहले एक और चीज़ करते हैं, जैसे ये प्लानिंग कर रहा है, ये पंख ऐसे लेके ना ऐसे यहाँ चेस्ट में मारते हैं, और ये 2-3 तरह की लैंग्वेज शो करती है जो हमने यहाँ पे स्टडी करा है। एक तो जैसे आजकल कर रही होंगी, देखना कभी कभी, लेकिन बेटा शांत होकर जाओगे तभी दिखेगा, अदरवाइज बहुत रेयर केसेज हैं इसको देखने के, ये दिखती बहुत कम है इस तरह का इनका जो बॉडी लैंग्वेज है। क्यों सर? चंदन में ये दिखता बहुत कम है, लेकिन यहाँ बहुत कॉमन है। इंडिविजुअली जाओगे तो दिख जाएगा। ठीक है भैया, आ जाओ। ऑल इज वेल, एक भाषा। अपने पीछे अगर यहाँ पे सब लोग ऊपर टॉप पे बर्ड फेस्टिवल की क्लोजिंग सेरेमनी में हमारे बीच रहे पर्यावरण प्रेमी के रूप में हम सबके जाने पहचाने किशन मलड़ा जी, जिन्होंने लाखों पौधों को प्लांटेशन करके एक नई मिसाल कायम की है, जिनके पास रुद्राक्ष, चंदन जैसी बहुत सारी दुर्लभ प्रजातियों की नर्सरीज हैं। और प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम भी इस चिड़िया मेला से जुड़ा हुआ खास कार्यक्रम रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी इस प्रकार के इनिशिएटिव को महीने के प्रत्येक अंतिम रविवार को मन की बात के माध्यम से अप्रिशिएट करते हैं। तो हम सब भी आशा करते हैं कि आने वाले समय में कभी ना कभी मन की बात में काफल होमस्टे को भी स्थान मिले। कार्यक्रम का भी आयोजन जो हर महीने होता है, उसका 100वां संस्करण था। इसकी विशेष तैयारियां पूरे देश में थी, और अचानक मेरा हरीश जी से किसी विषय को लेकर बातचीत हो रही थी, तो मैंने बोला कि आपको किसी कार्यक्रम में रहना होगा, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ कार्यक्रम चल रहा है एक पक्षी मेले का। मैं ठीक है, वहीं मन की बात भी हो जाएगी, पक्षियों की मन की बात हो जाएगी तो उनकी बात भी हमारी समझ में आ जाएगी। प्रधानमंत्री जी के मन की बात जो कार्यक्रम है वो भी उसमें सम्मिलित हो जाएगा। और जब मलड़ा जी के विषय में कृपाल जी ने बताया कि वो भी उस कार्यक्रम में आ रहे हैं, तो हमारी भी सोच यही थी कि भाई आपका भी जिक्र इस कार्यक्रम में हो कहीं ना कहीं प्रकार से। आपने काफ़ी मेहनत और सबके लिए आप अनुप्रेरणीय कार्य कर रहे हैं, उसके लिए आपका विशेष साधुवाद है कि हम सब लोगों को कई चीज़ें आपके उन क्रियाकलापों को सुनने और देखने के बाद सीखने को मिलती हैं। और उदाहरण के लिए हम अपने क्षेत्र में जहाँ भी जाते हैं, जहाँ पर पेड़ पौधों से संबंधित विषय आता है, तो आपकी चर्चा वहाँ पर न हो तो ऐसा मुमकिन नहीं है। कहीं भी हम कार्यक्रम में जाते हैं, स्कूल में जहाँ पर्यावरण से संबंधित, अपने विकास खंडों में जब हम हरेला कार्यक्रम चलाते हैं और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाते हैं, तो आपका जिक्र अवश्य उस कार्यक्रम में रहता है। तो आज सौभाग्य से आप हम सब लोगों के बीच में हैं, बच्चों को आप लोगों को सुनने का अवसर मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। जैसा कि पक्षी मेले के विषय में काफ़ी बातें हरीश जी ने हमें बताई, तो हमारा जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो लोगों का रहन सहन है और जो जीवन यापन करने का जो तरीका था, वो एक प्रकार से प्रकृति के अंदर ही रह के था। हम अपना घर बनाते थे तो घर में कहीं ना कहीं चिड़िया के आश्रय के लिए भी हम जगह बनाते थे, और जानवरों के रहने के लिए भी उसमें जगह होती थी, और उसी में हम अपने रहने की भी व्यवस्था करते थे। जो आज के दौर में जब सरकारी नौकरियां मैं कहूँ हमारे समाज के बीच में आई, और उन नौकरियों की चंगुल में हम इस प्रकार फंसे कि उस पीढ़ी के बाद जो दूसरी पीढ़ी आई, तो अपने
उस परिवेश को भूल गई कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुँच गए। जब हम वो पूरा चीज़ गवा चुके थे ना, हमने उसको ट्रांसफ़र किया अपने नई पीढ़ी में, और जब हमारी नई पीढ़ी खाली याद होगी तब हमें याद आई कि भाई हम कहाँ थे और क्या हो गए। तो आज बड़ी सोचनीय विषय है कि जो नौकरी करने के जो सरकारी सेवा में लोग लगे, नौकरी पेशे उन्होंने अपनाया, और उनके बच्चे जो थे उन्होंने जो अपनी पुरानी पीढ़ी की जो बातें थी उन्हें छोड़ दिया, और हम अपने गांव, जमीन और अपना जो प्राकृतिक हमारा पुराना रहन सहन था उसे छोड़ के हम नए आधुनिक तरीके में आए। कहीं ना कहीं वहां जाके हम एक जगह जाके रुक गए, और यही कारण है कि हम लगातार पलायन करते गए और पलायन करते हुए भटकते गए हैं। अगर हम इस चीज का स्मरण करना चाहते तो हमें कोरोना कालखंड में जाना पड़ेगा। जब हम कोरोना के दौर में जब हमने देखा पलायन करके लोग घरों में आए, तो उन्होंने बंजर खेतों को आबाद करके 3 महीने में अपने सब्जी और रहने खाने की जो मूलभूत चीजें थी उनको सही कर लिया था। अपने धारे नौले जो पानी बंद हो गया था उन्हें चालू कर दिया था। तो लोगों ने सोचा कि भाई अब तो वापस कब होगा क्या होगा, अनिश्चितता का दौर था। लेकिन फिर से अपने उस पुराने ढर्रे पे आने के लिए लोगों ने बहुत प्रयास किए, लेकिन काफी लोग तो ऐसे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि मेरा घर कहाँ है। कई लोग ऐसे थे कि वो वापस घर पे आए, लेकिन उनके जो घर था पूरा खंडहर होकर गिर चुका था, लेकिन उनको रहने के लिए आश्रय भी अगल बगल वालों ने दिया। उन्हें 3-4 महीने तक किसी प्रकार से उन्होंने सर्वाइव किया। कई लोग तो ऐसे थे कि उनके कमाऊ व्यक्ति वहीं मर गए थे और वो अकेले घर पे आए, और उनके साथ जो उनकी पत्नी और बच्चे आए थे, तो कोई पहले शादी करके गया हुआ था, उनकी पत्नी वहां गई, वो शायद एक्सपायर होगी, उन्होंने वहीं कहीं अपने उसी परिवेश में शादी की, और वो वापस अपने गांव में उसे लेके आए, तो उसे यहाँ के बारे में पता ही नहीं था, न उनके बच्चों को पता था। और घर आने के बाद जब वो बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु होगी तो वो असहाय हो गए। ऐसी ऐसी परिस्थितियां हमने देखी कोरोना कालखंड में। उसका मेन कारण था कि हम जो अपने प्राकृतिक जीवन है, अपने नदी नाले धारे और जो ये सब हमारा जो रहन सहन का तरीका था उसे हमने सब खत्म कर दिया और अपने नई पीढ़ी को ट्रांसफर नहीं किया। लेकिन हम अगर दूसरे समाज के बीच में जाते हैं, कहीं हम उधर रंग समुदाय के बीच में जाते हैं, उनके बाद में चर्चा करें, सौका समुदाय के बारे में चर्चा करें, और अगर हम इधर हर्सिल वैली में जाते हैं, वहाँ के जो लोग वहाँ के मूल निवासी उनके बारे में चर्चा करते हैं, तो उन लोगों ने जो है अपना जो प्राचीन तरीका है, अपने समाज जीवन जीने का जो तरीका है उसे छोड़ा नहीं है। चाहे वो कितने धनाढ़ हैं और कितने सरकारी सेवा में अच्छे अच्छे पदों पर हैं, लेकिन उन्होंने उसे नहीं छोड़ा। वो अपने नई पीढ़ी को किसी प्रकार से अपने ज्ञान को हस्तांतरित करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो इसीलिए सफल भी हैं अपने किसी कार्यक्रम में। तो आज इस पक्षी मेले के अवसर पर मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, और कि हम जो अपने प्राचीन रहन सहन की शैली है, किसी प्रकार हम आगे जाते तो अपनी जड़ों से अवश्य जुड़े रहें, और जो हमारे पुराने घर जो जिस शैली के घर थे उन्हें हम पुनः अपनाएं, और उसमें प्रकृति, पर्यावरण और हमारा जल, हर चीज़ की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए उस तरह के हमारे घर बने हुए थे उनके संवर्धन का हम प्रयास करेंगे, और यही स्थानीयता को महत्व देते हुए किस प्रकार हम नए कार्य को कर सकें, जिसका उदाहरण हमारे तरुण जी हैं और ये रघुवीर जी हैं। इन्होंने हम सब लोगों को दिया हुआ है कि हम किसी प्रकार से अपने छोटे से क्षेत्र को काम करके मेहनत करके उसको एक ग्लोबल बना दें उसको हम। आज इनके पास दुनिया के अच्छे अच्छे लोग यहाँ पर रहने के लिए आते हैं और नई नई चीज़ें देख के जाते हैं। तो इन्होंने अपने छोटे से संसाधनों से किस प्रकार यहाँ पर काम शुरू किया, वो हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है। तरुण जी ने जब स्टार्टिंग किया था तब से मैं लगातार इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। तो इन्होंने इस पहाड़ी को जो लगभग बंजर पहाड़ी थी उसमें जान फूकने का काम किया। इनके वहाँ पानी के स्रोत जो थे वो लगभग बंद हो चुके थे, इन्होंने उन्हें रिचार्ज करने का काम किया है। और यहाँ पर जो पूरा जंगल था, जिस प्रकार से नेचुरल प्लांटेशन होता है, हम पेड़ लगाते नहीं है, अपने आप जो पेड़ उगते हैं इन्होंने उनको वरीयता दी। और जो इनके हमारे यहाँ बुरांस के फूल हैं, बुरांस के फूल का पेड़ है, काफल अपने आप ही उगता है यहाँ पे, और घिंगारू है, किरमल है। तो इस तरह के जितने भी पौधे स्वतः यहाँ पर उग सकते थे उन्होंने उनको संरक्षण दिया, यहाँ तक कि उनके पत्तों को भी छूने की इजाजत दी है। तो इतना इनके पर्यावरण के प्रति लगाव है। और जितने भी प्रवासी पक्षियाँ हमारे यहाँ इस क्षेत्र में आती हैं, मैं समझता हूँ कि प्रत्येक पक्षी को भी यहाँ पर आश्रय मिलता है।
तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण हम सब लोगों के बीच में है। और जो होम स्टे का कॉन्सेप्ट था हमारा, उसको इन्होंने साकार किया है। इसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितनी जटाएं या जो जड़ है, रूट जो थी चंदन के साथ जो जुड़ी थी, इसलिए वो कनेक्टिविटी उनमें मिलती है। और संगत का, बच्चों एक मिनट सुनो, संगत का असर चंदन में कितना है। जिन पेड़ों के साथ वो 50 साल 100 साल रहा, जिनसे हमेशा भोजन देता रहा, अपने को पालता रहा, लास्ट में जब वो अपना पूरा खत्म हो जाता है चंदन का पौधा, तो उसके अगल बगल जहाँ जहाँ उसकी जड़ें जुड़ी रहती हैं, जो उसके साथ भुजंग सांप की तरह लिपटी रहती हैं जीवन भर, उनको भी चंदन बना देता है। ये चंदन का स्वभाव है। चंदन के पेड़ में सांप नहीं लिपटे रहते हैं, चंदन के साथ और पेड़ों की जड़ें सांप की तरह लिपटी रहती हैं। इसलिए उसको बचाने के लिए चाटुकारों ने सांप को जिंदा साबित कर दिया, लोगों में भय पैदा हो गया, चंदन लगाना छोड़ दिया। बहुत अच्छी बात है। आज कंडीशन ऐसी नहीं, इसलिए हमने चंदन पालना चाहिए। इस बहाने चंदन बच भी गया करना चाहिए। अगर हम मनुष्य स्वयं अगर चंदन बन जाए, ना कोई आतंकवादी बनेगा, ना कोई खुरापात करेगा, क्योंकि हर खुरापात की जड़ चंदन है। इसलिए आज हमें चंदन बनने की आवश्यकता है और चंदन के बगीचे बनाने की आवश्यकता है। समझ में आई ना, चंदन किसने बनाया जाता है? ये चंदन का सबसे बड़ा स्वभाव है और हमें बहुत अच्छा रोजगार देगा। ये हमारे लूकाट कोकाट को भी ये 10-20 साल में चंदन बना देगा। इतना चंदन नेपाल भेजा गया, कहाँ से आया? वो चंदन ही थी। आपके तो संविधान, आपका तो नियमावली बनी है कि मूल चंदन बाहर नहीं जाएगा, तो बाहर कैसे चली गया जो हम जाते हैं? तो वास्तव में इस प्रकार का भी चंदन के साथ है। तो चंदन के बगीचे हम बनाए अपने, और तो फॉरेस्ट बनाने तो किसी भी चोटी के टॉप में कुछ इस प्रकार का करा जाए, उसमें 2-4 प्रजाति के पौधे लगा दिए जिनमें पक्षी बैठते हैं। जैसे यहाँ यूकेलिप्टस की बात आई, सुरई की बात आई, वास्तव में उसमें पक्षी नहीं बैठ पाता है, ना उसमें उसका घोंसला बनता है। वो एक तो उसकी वैसी उष्णता होती है, उसके अगल बगल चीड़ में कोई पानी की व्यवस्था नहीं होती है। वो चीड़ के पौधे का अपनी ऐसी ढांचा है, वो हवा से पानी लेके जो उसकी स्वयं की गांठें होती हैं उनमें रिजर्व रहता है। जो जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो अपने पानी को, जैसे हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, चीड़ के पौधे का पानी अपने अंदर नीचे के स्वयं को कंट्रोल करता है, उसमें जमीन से कुछ लेना देना है। अगर जमीन में हरियाली बढ़ गई, स्वतः ही चीड़ हट जाएगा। किसी वन में अगर चीड़ फैल रहा हो, ज्यादा चीड़, तो आप उसमें अपना नए पौधे लगाइए और नए पौधों को वहां से चीड़ के नहीं होने दें। प्रत्येक वर्ष 1-2 बार पिरूल की सफाई कर दें, क्योंकि पिरूल सबसे ज्यादा दीमक और कुरमुले को पैदा करता है। आग तो हम लगाते हैं, स्वतः नहीं लगती, लेकिन जहाँ इस पेड़ के नीचे अगर बार बार पिरूल गिरेगा, इसके नीचे स्वतः ही उसकी उष्णता से दीमक पैदा हो जाएगा और कुरमुला पैदा हो जाएगा, तो दूसरे पौधे को नष्ट कर देगा। इसलिए आग तो जब लगती है तब लगती है, लेकिन चीड़ सिर्फ आग से उसके जंगल में नुकसान नहीं होता है, दूसरे तरीके से भी पेड़ों को मार देता है। यदि साल में 1-2 बार उसकी थोड़ा सा आप सफाई कर लें, तो दीमक और कुरमुले से दूसरे पौधे आपके बच जाएंगे, क्योंकि हमने चीड़ के साथ ही जो वन बनाए फॉरेस्ट में इस तरीके से। तो दोस्तों, इन 3 दिनों में हमने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पक्षियों के बारे में जाना, और न केवल पक्षियों के बारे में, बल्कि वे कौन से पेड़ पौधे हो सकते हैं जिनके कारण हम इन बर्ड्स को अपने पास बुला सकते हैं, और इनकी आवाज़ के बारे में, किस तरह से इनको कॉल किया जा सकता है। नेचर ने पक्षियों को बहुत विशेष बनाया है, लेकिन यदि हम उनको फ्रेंडली वे में रखें तो तरुण जी का काफल होम स्टे इस बात का स्पेशल एग्जांपल है कि वहाँ पर बर्ड्स बहुत ही फ्रेंडली वे में आती हैं, उनके आसपास सेफ फील करती हैं, और कहीं ना कहीं जब बाहर से कोई हमारे आपकी तरह कोई व्यक्ति आता है तो उससे वो दूरी बना लेती है। यानी कि उन्हें मालूम है कि तरुण जी और उनकी फैमिली जो है उनके साथ वे सेफ हैं। तो हमारे जो पक्षियाँ हैं वो कहीं ना कहीं मौन भाषा को समझती हैं, और बहुत ही खूबसूरत इवेंट बर्ड फेस्टिवल 2023 और आने वाले समय में इस प्रकार के इवेंट हों, हमारी नई पीढ़ी के बच्चों को इन पक्षियों की जानकारी हो, इन पेड़ पौधों की जानकारी हो। और किशन मल्लाडा जी ने अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति देकर बर्ड फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए। किशन मल्लाडा जी मूल रूप से बागेश्वर से हैं, और प्रत्येक मंच पर जाकर वो वृक्षारोपण, पौधारोपण करने का संकल्प लेते हैं। उन्होंने पौधों को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।